वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर 9 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। लेक्चर 8 तक हम जो है कि इंडियन इकोनॉमिक कंप्लीट इंडियन इकोनॉमिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आप ये मत समझिए लेक्चर 8 तक कंप्लीट है। जो हमारे इस जो है कि सेशन का नाम है वो है कंप्लीट इंडियन इकोनॉमिक्स, है ना। तो लेक्चर 8 तक हम जो है कि कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ पार्ट कंप्लीट इंडियन इकोनॉमिक्स का। लेक्चर 9 में हम आगे से आगे कवर करेंगे। ये हैं, इसमें जो है कि इनके बारे में हम जानेंगे। इनके बारे में इस चैप्टर में ऐसा नहीं कि इन्हीं के बारे में जानेंगे। ये जो है कि पीपल्स प्लान के निर्माता जो कि है ह्यूमनिस्ट लीडर एमएन रॉय, है ना, इनकी बायोग्राफी के बारे में भी आपके लिए बताऊंगा। इनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी तो इतना इंटरेस्टिंग इनकी बायोग्राफी पढ़ी कि ये छोटा सा मैंने एक पेज यहाँ पर निकाल रखा है। कम से कम उसमें जो है कि लगभग 10 पेज होंगे, तो 10 मतलब पढ़ता ही चला गया, रुका ही नहीं मैं बीच में। तो इनकी इतनी जो है कि इंटरेस्टिंग बायोग्राफी है कि अगर आप समझेंगे तो भाई मतलब जैसा हम लोग कहते हैं ना कि अरे अब तो कैसे हो पाएगा, अब तो जो है कि ये ऑब्स्टिकल आ गई, ये अड़चन आ गई हमारे जीवन में। इनके जीवन में इतनी अड़चनें आई, उसके बावजूद भी जो है कि इन्होंने ऐसा काम करा कि देखिए आज भी जो है कि ये हमारे पोस्ट ऑफिस में जो है कि इनकी इस तरह से जो है कि तस्वीर लगाई जाती है ना। तो ये डेजिग्नेशन कौन ले पाता है, वो इन्होंने ले ली। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो पहले तो हम स्टार्ट करेंगे भाई जहाँ से हमने छोड़ा था। पिछला लेक्चर हमने कहाँ पे छोड़ा था, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 5, है ना। पार्ट 5 जो है कि ये जो है कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन जो है कि पार्ट 4 का जो है कि हमने यहाँ पर आपको छोड़ा था इस तरीके से कि पब्लिक सेक्टर वगैरह है और प्राइवेट सेक्टर जो है कि हम बात कर रहे थे कि प्लानिंग के कितने टाइप होते हैं, इम्पेरेटिव प्लानिंग और इंडिकेटिव प्लानिंग। इम्पेरेटिव प्लानिंग का मतलब जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करेगी, गवर्नमेंट ही सारा कुछ प्लान डिसाइड करेगी, सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट ओन्ड हैं, यहाँ तक कि लेबर भी यानी हम और आप भी गवर्नमेंट ओन्ड है, वो है इम्पेरेटिव प्लानिंग। वो हुआ करती थी, लेकिन अब है इंडिकेटिव प्लानिंग। अब इंडिकेटिव प्लानिंग जो है कि ज़्यादातर पूरे वर्ल्ड में, पूरे मतलब संसार में, सारी कंट्रीज में इंडिकेटिव प्लानिंग ही होती है। इंडिकेटिव प्लानिंग यानी मिक्स्ड प्लानिंग। मिक्स का मतलब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व होकर प्लानिंग कर रहे हैं। ये जो है कि इंडिकेटिव प्लानिंग की हम लोग बात कर रहे थे ना, ताकि जो है इंडिकेटिव आप ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट इंडिकेट करती है, बाकी जो है कि प्राइवेट सेक्टर उसको फॉलो करता है। ये आपकी इंडिकेटिव प्लानिंग हो जाएगी। यहाँ पर एक गोल को लेने के लिए जो है कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों जो है कि काम करते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है कि वाशिंगटन के, ये बस आपको बता चुका हूँ सारा कुछ। वाशिंगटन कंसेंसस, सेंटियागो कंसेंसस वगैरह, वो वाशिंगटन में कंसेंसस वगैरह हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। वाशिंगटन, बीजिंग कंसेंसस, है ना, सेंटियागो, ये कंसेंसस हुआ करते थे प्लानिंग को लेकर के कि भाई किस तरह से क्या होना चाहिए इकोनॉमिक प्लानिंग। वाशिंगटन ने प्रमोट करी किसको, प्राइवेट जो है कि जो है कि प्राइवेट सेक्टर जो है कि आना चाहिए उभर के। लेकिन सेंटियागो ने कहा कि रुको, प्राइवेट आए अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक जो है या सोशल है, समाज है, उससे जो है कि कंप्रोमाइज़ करके ना, या ऐसा नहीं हो कि सोशल समाज है उसको कंप्रोमाइज़ करके प्राइवेट सेक्टर आगे निकल जा रहा है ना। उसको जो है कि ध्यान में रखते हुए, है ना, सोशल नीड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, समाज को ध्यान, समाज का भी बेनिफिट, समाज कल्याण को ध्यान में रखते हुए आगे आपको काम करना है। आगे आपको जो है कि तरक्की या इकोनॉमिक जो है कि कंडीशन आगे बढ़ानी है। यहाँ पर जो है कि अब मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग, अब देखिए ये आप समझिएगा। बहुत बाद में क्या हुआ कि अब जो हो रहा है ज़्यादातर, जैसे कि वैल्यू सिस्टम है ना, ये उभर के सामने आया। ये एक टाइप ऑफ प्लानिंग है ना। आप कह सकते हो कि इम्पेरेटिव, इंडिकेटिव जो है कि उसके बाद जो है कि एक आपका सब जो है कि टाइप है ना। यहाँ पर ये हो गया कि जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या करा, एक गोल अपना निर्धारित करा, है ना, गोल एक अपना सेट करा और उसको जो है कि यहाँ से इस गोल को अचीव करना है। अब जैसे बीच में मान लो कोई सोशल जो है कि मान लो बहुत सारी ज़्यादा जो है कि रुकावटें आती हैं, है ना, समाज को लेकर के। जैसे कि मान लो कि भाई हमारा कल्चर जो कि इंडिया ही एक तरीके से मान लो कि यहाँ पर कल्चर बहुत ज़्यादा है, अलग अलग तरीके के कल्चर है। अब किसी का कल्चर कोई इफेक्ट ना हो, ये भी सरकार को ध्यान में रखना है ना। लेकिन जो है कि उससे क्या होता है कि भाई अगर सारी चीज़ें मान लो ध्यान में रखेंगे तो फिर जो है गोल को भी कंप्लीट करना, और गोल अल्टीमेटली जो है कि वो समाज कल्याण के ही लिए है। अब आप ये बताइएगा, मान लीजिएगा ये एक गांव है और ये एक गांव है ना, और बीच में देखो ये खेत वगैरह हैं लोगों के, है ना, ये है। अब यहाँ से जो है कि यहाँ पर अगर रोड निकालनी है, ये सब खेत है ना। अब यहाँ से अगर यहाँ तक अगर रोड एक निकालनी है तो भाई ये खेत जो है, थोड़ा तो डिस्टर्बेंस होगा ना यहाँ पर। आप बताइए, थोड़ा तो डिस्टर्बेंस होगा किसान लोगों के साथ, किसान भाइयों के साथ थोड़ा डिस्टर्बेंस, मतलब इन द सेंस कि यहाँ से इस गांव की तो फिर कनेक्टिविटी तो मिल जाएगी। ये है अल्टीमेट गोल।
लेकिन उससे पहले कुछ समस्या आएंगी कि भाई खेत वगैरह जो है कि थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, वहाँ पर जो है कि उनका सेल परचेज करा जाएगा, या मान लो किसी को अपनी ज़मीन से जुड़ा हो कल्चर, तो ये कहता है मेरी ज़मीन से जुड़ा हो, मैंने इस ज़मीन पे बरसों जो है खेती यहाँ पे करी है, मेरी ज़मीन है, मैं नहीं दूँ। तो ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट ये कहती है कि देखिए जो भी हो रहा है, जैसे कोई एक पिता है अपने बेटे को चलना सिखाता है, तो वहाँ पर मान लो वो गिर भी जाता है, लेकिन कुल मिलाकर उसको चलना सिखा रहा है ताकि जो है कि कल को वो दौड़ सके, है ना। तो इसीलिए जो है कि यहाँ पर इस विलेज को इस विलेज से जोड़ने के लिए, ताकि जो है कि बढ़िया जो है कि यहाँ से यहाँ इनका ट्रांसपोर्ट हो सके, सारी सुविधाएं, मान लो कि जब रोड बनेगा तो और तरक्की होगी, दुकानें, मान लो जहाँ से रोड निकल जाता है आप लोग जानते होंगे, वहाँ पर ज़मीन कुल मिला के लोगों की महंगी हो जाएगी। लेकिन कुछ समस्याएं आती हैं, तब भी सरकार कहती है कि जो है कि, तो वहाँ पर ये बड़ी बात कह दी जाती है, वहाँ पर जो है कि सोशियो कल्चरल वेरिएबल्स आर नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस एंड इट गोज क्वाइट मैकेनिकली टारगेटिंग द प्लांट गोल्स, है ना। तो ये इतना इनको फिर इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है कि भैया आपके खेत, तो सरकार इनको इंपॉर्टेंस ना देते हुए अपना मेन जो फोकस है उस पर काम करती है ना। तो ये चीज़ है क्वाइटली। अब भाई उनको सरकार ये बताते रहे नहीं जो है कि ये समस्या है, तो वो उसमें सरकार टाइम नहीं खराब, सरकार को पता है अल्टीमेटली इन्हीं का फायदा है, तो वो अपना जो है कि इतना ज़्यादा उस पर एम्फेसिस नहीं करती है ना। तो ये टाइप, ये वैल्यू सिस्टम, ये टाइप की प्लानिंग जो है इमर्ज एज द मोस्ट फेवर्ड टाइप ऑफ प्लानिंग अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इट इज़ वेरी मच हार्मनी विद द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, है ना। अब ऐसा नहीं है कि तो आप यहाँ पे किसी भी धर्म के लोग हों, है ना, गवर्नमेंट को अपना काम करना है तो करना है, धर्म से कोई मतलब लेना है ही नहीं। यानी जो है मतलब जो है कि ऐसा नहीं कि एक धर्म के लोग हैं तो सरकार अपना निर्णय ये लेगी, दूसरे धर्म के लोग हैं तो ये निर्णय, ऐसा कुछ नहीं। सेकुलरिज्म है ना, सेकुलर है, धर्म निरपेक्ष है ना। तो वहाँ पर मेन जो है डेवलपमेंट की बात करी जाती है, किसी धर्म को किसी तरह का जो है कि वहाँ पर ये नहीं कि मान लो कि धर्म आपका दूसरा है तो वहाँ पर हम आपका रोड नहीं बनाएंगे, दूसरा है तो बनाएंगे। उससे मतलब मेन गोल से मतलब होता है कि उनका गोल क्या है, उसको उनको कंप्लीट करना है, वो फिर चाहे कोई भी बीच में आए, है ना। कुल मिला के ओवरऑल जो है कि डेवलपमेंट की बात करती है गवर्नमेंट, है ना यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पर ये एंड है, ये इतना ही बताना था इसमें। तो ये हमारा जो है कि आपका एपिसोड की बात करूँगा, ये हमारा क्या है, ये हमारे एपिसोड चल रहे हैं ना। लेक्चर क्या पुराने जमाने से लेक्चर पढ़ रहे हैं, ये हमारा लेक्चर हो गया, लेक्चर ना करके एपिसोड बोला करूँगा आपसे, ये एपिसोड हैं। जैसे कि आप वेब सीरीज वगैरह देख रहे हो तो उसमें एपिसोड अच्छा लगता है, हाँ ये कौन सा एपिसोड खत्म हो गया, तो ये एपिसोड है। मैं उसी तरह का समझाया भी करूँगा। इकोनॉमिक्स जो है कि पढ़ता पढ़ता बच्चा जो है कि बोर जाता है, 8 के सब्जेक्ट है, बच्चा पढ़ते पढ़ते जाता है बोर, है ना। तो जो है कि वो यहाँ पर बोर वाली बात ही नहीं आ रही है, यहाँ पर जो है कि आप समझो एपिसोड है, मैं इस तरीके से ही आपको रिलेट करूँगा ताकि जो है कि आपके दिमाग में छप जाए ऐसे पूरी तरीके से, है ना। तो यहाँ पर ये एक हमारे जो एपिसोड 4 का हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एंड हो गया है ना। एपिसोड ना करके इसको पार्ट 4 मानिए, एपिसोड तो लेक्चर है, इसको पार्ट 4 मानिए, पार्ट 4। ये पार्ट 4 जो है जैसे चैप्टर को यहाँ पर आज से हम जो है कि डिक्लेयर कर रहे हैं, चैप्टर को हम बोलेंगे पार्ट, और जो लेक्चर है उस चैप्टर में के मान लो कितने लेक्चर हैं, है ना, तो लेक्चर को हम बोलेंगे यहाँ पर एपिसोड, है ना। कि पार्ट 1 कहते बोले पार्ट 1 आ गया, पार्ट 2 आ गया, है ना, कि मिर्जापुर का पार्ट 1 आ गया है, पार्ट 1 में एपिसोड है, कितने एपिसोड है, तो वो उतने हमारे एपिसोड होंगे। और उसके बाद जो है कि उसी तरह से हम अपना पार्ट, तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका है ना। यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे 2010-11 में पहली बार जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवोकेट करा नीड फॉर नॉर्मेटिव अप्रोच और प्लानिंग इन इंडिया। पहली बार नॉर्मेटिव अप्रोच जो है कि 10 और 11 जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, एडवोकेट करा। इट बिलीव दैट अंटिल प्रोग्राम स्कीम रन बाय गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू कनेक्ट विद कस्टम ट्रेडिशन एंड इधर, कि इनका कहने का मतलब ये है कि जब तक जो है कि जब सरकार द्वारा स्कीम चलाई जाती हैं वो जो है नागरिक लोग हैं उनकी जो ट्रेडिशन है, उनके जो कस्टम है, उनके जो रीति रिवाज है, उससे जब तक उनका कनेक्ट नहीं होता तब तक वो इफेक्टिवली काम नहीं करती है, तब तक जो है कि वो इफेक्टिवली काम नहीं करते। आपने कई ऐसे जो है कि उदाहरण देखे होंगे, है ना, जो है कि थोड़ा बहुत जैसे मान लो अगर उनको समझ में ही जब नहीं आएगी, मान लो रीति रिवाज में उनके नहीं है तो वो कहना हम नहीं करेंगे, हल्का सा भी उनसे कनेक्टेड होगी तो उसको मान लो वो करेंगे, है ना। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो जैसे कि मान लो कि अब गंगा सफाई है अभियान, तो वहाँ पर जो है कि इस तरीके के मान लो बैनर गवर्नमेंट ने लगाए हैं कि जो कि गंगा ही हमारी माता है या गौ माता है। जैसे मान लो कि गऊ को माता माना गया है, वही बहुत पहले से होता आ रहा है। अब ये कौन करते थे, मान लो कि बड़े बड़े जो राजा महाराजा या मान लो जो भी हुआ करते, जो भी रूल कर रहा होगा उन्हीं तो बनाए होंगे, है ना। तो गऊ को माता माना गया है, अब माता है, हम और आप सभी लोग एक्सेप्ट करते हो, क्यों, ताकि जो है कि हम उनको हार्म ना कर सकें, है ना। जब हमने किसी को माता मान ली तो हम कैसे हार्म कर सकते हैं।
अलग अलग वृक्षों की पूजा होती है ना। अब वृक्ष जो होते हैं वो हमारे किस लिए होते हैं भाई, वो हर तरीके से मान लो नेचुरल हैं, उनको जो है कि भाई जब वही नहीं होंगे तो फिर कैसे इन्वायरमेंट का तो कुछ होगा, सब खत्म होगा। तो इसीलिए जो है कि वृक्षों को देवता मान लिया गया, जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, जैसे पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो उनकी पूजा करी जाती है ना। डायरेक्ट किससे जोड़ दिया गया आपका, ट्रेडिशन से जोड़ दिया, कस्टम से जोड़ दिया गया है ना। इसीलिए अब जो है कि वो पूरी तरह से इफेक्टिवली वो काम कर रहा है ना, कि मान लो कि जो बड़े वृक्ष ऑक्सीजन दे रहे हैं वो अगर नहीं रहेंगे तो बहुत ज़्यादा जो मान लो कि पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा जो इन्वायरमेंट में। तो एक मैंने ये आपको उदाहरण दिया कि इस तरीके से मान लो कि उसको ट्रेडिशन से जोड़ दिया जाता है सरकार अपनी स्कीम्स को, ताकि जो और इफेक्टिवली वो काम करने लगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो ये हमारा पार्ट 4 के सारे एपिसोड का समापन हो गया है। पार्ट 5 जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और पार्ट 5 में जो भी एपिसोड्स रहेंगे उनमें जो है कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। इसमें क्या रहेगा आपका, पहले तो हम ये जो कहते नहीं कि स्टार्टिंग में जो जब फिल्म स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में जो उसमें रहता है तो वो आप समझ लीजिएगा। फॉर द फर्स्ट 8 प्लान्स, पहले 8 प्लान जो है ना, अब आप बहुत ध्यान समझिएगा। फॉर द फर्स्ट 8 प्लान द एम्फेसिस माने जोर दिया गया वॉज ऑन ग्रोइंग पब्लिक सेक्टर। पहले 8 प्लान में तक जो है कि पब्लिक सेक्टर को, यानी जो है कि गवर्नमेंट को जो है कि एक्सपेंड करने पर जोर दिया गया है ना, पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देने की जो बात करी गवर्नमेंट, मतलब जो है कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो भी सेक्टर है ना, PSUs हो गए हैं, है ना, PSUs हो गए, या मान लो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हो ना, तो उनको जो है कि बढ़ावा देने की बात करी गई। जैसे कि मान लो उस टाइम क्या था, मैसिव इन्वेस्टमेंट इन बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, बट सिंस लॉन्च ऑफ 9th, यानी जो है कि 9th जो है कि आपका यहाँ पर 5 ईयर प्लान आया 1997 में, द एम्फोसिस ऑन द पब्लिक सेक्टर हैज बिकम लेस प्रोनाउंस्ड एंड द करंट थिंकिंग ऑन प्लानिंग इन द कंट्री इन जनरल इज दैट इट शुड इंक्रीजिंगली बी एन इंडिकेटिव नेचर। इंडिकेटिव आप फिर समझिए, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, इंडिकेटिव मतलब मिक्स्ड, जहाँ पर ऐसा नहीं कि पब्लिक सेक्टर ही इन्वॉल्व, पब्लिक सेक्टर तो हो ही हो, प्लस जो है कि प्राइवेट सेक्टर। जब पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, इंडिकेटिव प्लानिंग हो जाएगी, है ना। तो उसके बाद जब, तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया इंडिकेटिव प्लानिंग पर कब से जोर दिया गया, किस 5 ईयर प्लान से जोर दिया, तो आप कहोगे 9th 5 ईयर प्लान से इंडिकेटिव प्लानिंग पर जोर दिया गया, है ना। तो यहाँ पर हम इसके जो है कि मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग की बात करेंगे, प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सेंट्रल प्लानिंग, मल्टीलेवल प्लानिंग, वे टू डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। अब प्लानिंग कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करेंगे, एवोल्यूशन कैसा क्या हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नीति आयोग, और नीति आयोग कैसे क्या परफॉर्म करता है तो हम बात करेंगे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, बस और कुछ नहीं। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, अगर आप अपने जीवन का बताइए, आप अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री बताइए भाई, आप अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री बताओ। इकोनॉमी मतलब पैसे से जुड़ी हुई, या मतलब जो इकोनॉमिक का मतलब क्या समझते हो, कि जो भी आप अपने नीड्स फुलफिल कर रहे हो, है ना, वो आपका सब इकोनॉमिक्स में आता है। तो आपने कैसे फुलफिल करा, आपने कहीं ना कहीं प्लानिंग करी होगी ना, कभी भी किसी भी स्टेज पे, हर जगह आपने प्लानिंग करी, आज भी कर रहे होगे कि अगर मुझे जो है कि आज मुझे अगर जो है कि पढ़ाई लेनी तो मुझे बुक्स लेनी है ना, तो मुझे इस तरह से ऐसे पैसा मिलेगा, पापा से मिलेगा, या मुझे सेल्फ अर्न करना है ना। तो सारी हर एक चीज़ जो है कि आप प्लानिंग करते हो। तो वैसे ही पूरे देश की अगर बात करी जाए तो, या एक और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करिए तो वो कुछ नहीं थी इसकी हिस्ट्री, इट वॉज जस्ट हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, है ना। एवर इफ सो कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट, देखो अब आपने देखा होगा कि 1991 में, है ना, रिफॉर्म्स आए थे, LPG, है ना, LPG रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये रिफॉर्म्स आए थे। उसके बावजूद भी और भी जो है कि सजेशंस जो आए थे प्लानिंग को लेकर के, है ना। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग किसके द्वारा, प्लानिंग कमीशन द्वारा। वट्स द रिफॉर्म कमेंस थिंक टैंक, यानी हमारा नीति आयोग, है ना। जैसे जैसे जो है कि रिफॉर्म जो है थोड़ा थोड़ा बदलाव हुए, चेंजेस हुए, है ना, वैसे थिंक टैंक स्टार्टेड आउटलाइनिंग द मेजर फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर प्लान। जैसे मान लो कोई प्लान आपने इंप्लीमेंट करा, हल्का आप उस पर आगे बढ़े, तो फिर ऐसा नहीं होता जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हो, तो आप मान लो कि अगर ऐसा नहीं कि जो है कि अभी तो आप मान लो कि अपने पास का देख रहे हो, जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वैसे आप और सामने का देखते हो ना भाई। जैसे मान लो कोई मोड़ है, मान लो इस तरह का रोड है ना, आप अभी मान लो यहाँ पर आप बाइक लिए खड़े हो, है ना। अब आप तो अभी तो आपको यहाँ तक का दिख रहा है ना, जब आप यहाँ से टर्न करोगे तो आप यहाँ सामने का देखोगे। वैसे ही जो है कि जैसे जैसे प्लान इंप्लीमेंट हुआ, कमेंट इस तरीके से हुए सारी चीज़ें, थिंक टैंक अपना काम करता गया, यानी नीति आयोग हमारा काम करता गया।
और आगे के लिए जो है कि फ्यूचर में क्या होने होगा या क्या सही होना है उसको जो है कि डिसाइड करके आगे बढ़ते हैं। बाय द डिसेंट 1930 द आइडिया ऑफ प्लानिंग हैड ऑलरेडी एंटर्ड इन द डोमेन इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल डिस्कशन इन इंडिया। ऐसा नहीं कि प्लानिंग हमारी जो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा 1950 से 51 से स्टार्ट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तभी उससे पहले प्लानिंग की बात ही नहीं करी। प्लानिंग की बात 1930 से स्टार्ट हो चुकी थी। और ये है देखिए, ये जो है कि महान व्यक्तित्व जो है कि विश्वेश्वरैया है ना, ये है मैसूर स्टेट के दीवान रहे हैं ये, है ना, एम विश्वेश्वरैया। तो ये जो है कि इन्होंने जो है कि पहले जो है कि प्लानिंग के बारे में सोचा। देखिए आपने या किसी ने पहली बार एजुकेशन के बारे में सोचा होगा, है ना, तो आज एजुकेशन है चरम में। अगर मान लो कि वो तब ना सोच करके आज से सोचा जाता तो कितनी एजुकेशन पिछड़ गई होती। बात आप समझ रहे हो। तो या आप कभी कभी अपने आप से कहते हो कि काश मैंने पहले सोच लिया होता, क्योंकि अगर आपने पहले सोच लिया होता तो आपने उस पर, है ना, उतार चढ़ाव उसके सब सारे कुछ आपने देख लिए होते और उस पर आप जो है कि ग्रो कर गए होते, है ना। तो ऐसे ही मान लो कि कम से कम इन्होंने बात करी। अब बात करी क्या, उन्होंने अपने सुझाव भी दिए सारी चीज़ें। तो इनको जो है कि ये बहुत ही मेन व्यक्ति हैं। तो ये सबसे पहला जो है कि इसे इसीलिए माना जाता है प्लानिंग का, इसे नाम दे दिया गया विश्वेश्वरैया प्लान 1934। इन्होंने अपनी बुक भी लिखी, ये इनकी बुक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया सीधा सीधा उन्होंने उसमें बुक में ही प्लान्ड का जो कि नाम मेंशन करा है। तो इन्होंने अपनी ये बुक लिखी 1934 जो है कि इस पर बुक का पब्लिकेशन हुआ विश्वेश्वरैया प्लान 1934। याद रखिए 1934 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट ऑफ प्रोविजन द फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया प्लानिंग वाज गिवन टू द पॉपुलर सिविल इंजीनियर। ये सिविल इंजीनियर थे और एक्स दीवान एम विश्वेश्वरैया थे। हिज बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पब्लिश्ड इन 1934 ही आउटलाइंड द ब्रॉड काउंटर्स ऑफ हिज प्लान प्रपोजल, था ना। हर तरीके से मतलब इन्होंने अपने जो है कि मान जो भी सुझाव थे उसमें इस बुक में इन्होंने रखा उनको। हिज आइडियाज ऑफ स्टेट प्लानिंग वर एन एक्सरसाइज एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच। देखिए समझिए, डेमोक्रेटिक का मतलब यह है कि डिसेंट्रलाइज, कि मतलब इन्होंने पब्लिक के बारे में सोचा, समाज के बारे में सोचा, है ना, कि जो है कि पावर एक के हाथ में होना चाहिए, समाज के हाथ में भी होना चाहिए पावर, है ना। कुल मिला के इन्होंने अगर बात कही तो भाई फिर बात यहाँ पर तो वो वाली बात होगी ना कि इंडिकेटिव वाली बात हो गई, है ना। इंडिकेटिव प्लानिंग की इन्होंने बात करी थी। कैपिटलिज्म में, अब ये तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ से आपको बार बार जो है कि समझ में आ ही रहा होगा, कैपिटलिस्ट, है ना। सिमिलर टू द यूएसए, इन्होंने जो है कि यूएसए में जैसे हो रहा था डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म वहाँ पे था, वैसे इन्होंने यहाँ पर भी उसी को लाने को इन्होंने क्या करा, एम्फसाइज करा। और इन्होंने किस पे एम्फसाइज करा, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, शिफ्ट ऑफ लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर सेक्टर से, मान लो हमारे पहले क्या था, एग्रीकल्चर ही था भाई। देश आज़ाद होने से पहले सब कुछ मान लो कि 80% जनता एग्रीकल्चर पर ही निर्भर थी। अब एग्रीकल्चर लेबर था, तो इन्होंने देखा यूएसए में क्या है कि बहुत ज़्यादा प्लांट है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो इनको लगा कि जो है कि, और लगा कि मान लो भाई बिल्कुल उन्होंने देखा वहाँ पर कि जो है कि इसलिए वहाँ पर ग्रोथ, वहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बन जा रहा है, चूँकि दे आर ऑलरेडी प्लांट आर देयर, देन दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर फाइनल प्रोडक्ट, एंड फाइनल प्रोडक्ट ओनली ब्रिंग्स प्रॉफिट। रॉ मटेरियल से आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इतना फाइनल प्रोडक्ट बना के बेच दोगे से प्रॉफिट मिलेगा। सो ही seems that USA is owning this industrialization, India is not owning. So he mentioned in his book that labor should be shifted from agriculture sector to industrial sector and industrial sector should be given boost. तो यहाँ पर उन्होंने उसकी बात कही और उन्होंने कहा कि डबलिंग, जिससे कि नेशन की इनकम जो है कि डबल हो जाएगी, इन्होंने ये बात कही अपनी, है ना। दो देयर वाज नो फॉलो अप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार थी, उसको देश की तरक्की से कोई मतलब ही नहीं है, उसको अपना प्रॉफिट से मतलब है, वो तो देश लूटने आए थे। उन्होंने इस पर जो है कि कोई भी जोर नहीं दिया, उन्होंने इसको देखा ही नहीं, कुल मिला के इग्नोर कर दिया, है ना। लेकिन अब आप ये बताइएगा, जब कोई बात अगर उभर के आती है ना, तो जो पढ़े लिखे समाज में लोग हैं वो तो उसका महत्व समझ जाते हैं कि ये सही है या गलत है, सही बात कही गलत बात कही। तो जो पढ़े लिखे लोग थे, है ना, यहाँ पर एजुकेटेड सिटीजन ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या करा, अर्जी लगाई, अर्ज फॉर द नेशनल प्लानिंग अमंग द एजुकेट। तो उन्होंने कहा कि भैया जो है कि अब मुझे जो है कि नेशनल प्लानिंग की जो है कि यहाँ जो बात कही गई है इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए और नेशनल प्लानिंग जो है कि आगे बढ़ाई जाए। तो फिक्की प्रपोजल 1984 में आया उसके बाद, कि जब भाई एक बारी चिंगारी लग गई तो चिंगारी अब सुलझेगी थोड़ी ना। मान लो जैसे कि एक स्वराज की चिंगारी कभी जली थी, है ना, तो वैसे ये चिंगारी जल गई, क्योंकि सब प्लान जो है कि इकोनॉमी होगी तो लोगों को समझना कि तो कोई चीज़ प्लान करके करेंगे तो भाई उसके रिजल्ट अच्छे होंगे, परिणाम उसके अच्छे आएंगे। तो इसीलिए आगे फिक्की प्रपोजल। अब फिक्की प्रपोजल क्या है, ये कैपिटलिस्ट का एक संगठन एक तरीके का था। मान लो कि जो भी बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हो गए, मान लो जो फर्म वगैरह जो बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है कि अपना जो है कि ये फिक्की प्रपोजल 1934 में रखा, ये प्रस्ताव उन्होंने रखा
जिसमें उन्होंने कहा कि भैया जो है कि बिल्कुल प्लानिंग जो है कि इंडियन प्लानिंग जो भी है ना वो करी जानी चाहिए। उन्होंने जो है कि इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। 1934 अ सीरियस नीड ऑफ उन्होंने कहा कि बिल्कुल भाई सीरियस नीड ऑफ नेशनल प्लानिंग वॉज रिकमेंडेड बाय द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना, ये आप इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द लीडिंग ये कहती है एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, है ना, ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट, मैं बता ना कैपिटलिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन थी। इट्स प्रेसिडेंट, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, एनआर सरकार। तो मान लो जो प्रेसिडेंट है तो उन्हीं का नाम आता है बार बार, है ना। वो ये भी पूछ लेंगे कि भैया जो है कि किसने बात पे जो है कि स्वामी जो ये विश्वेश्वराय जी थे उसके बाद जो है कि किसने जोर दिया, है ना। तो वहाँ पर ये फेकी प्रपोजल ना देकर के इनका नाम दे रखा हो सकता है, इनकी सरकार। प्रोक्लेम्ड दैट द डेज ऑफ अनडाइल्यूटेड लेजर वर फॉरगॉन, भुला दिए गए थे। और जो है कि कंट्री को चाहिए क्या है, कंप्रहेंसिव प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनको ये चाहिए कि भैया जो है कंप्रहेंसिव प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कवरिंग, जो कि कवर करे होल गैमेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज वॉट नेसेसरी। तो इनको ये जरूरत थी इस चीज़ की। उन्होंने कहा कि अब जो है इकोनॉमिक प्लानिंग करी जानी चाहिए, जो कि फिक्की प्रपोजल ने जो है कि बात सामने रखी देश के सामने, है ना। वॉइसिंग, अब देखो यहाँ पर ये लोग थे, ये आपके जो है कि एमजी रनाडे और दादा भाई नौरोजी, है ना। जो है कि लेट 19th सेंचुरी, अगर 19th सेंचुरी की बात करें तो 1900 से मान लो कि 2000, लेट की बात करें तो 1950 या उसके बाद की बात है ना। इन्होंने ये बात रखी कि इन्होंने बात कही कि इन द फेवर ऑफ डोमिनेंट रोल ऑफ स्टेट। इन्होंने कहा कि ऐसा है, सरकार का भी जो है कि सरकार की भी अहम भूमिका रहनी चाहिए। क्योंकि देखो ये इस बात से चिंतित थे कि देखिए अगर सब कुछ जो है कि प्राइवेटीकरण, मान लो कि अगर धीरे धीरे मान लो कैपिटलिस्ट के बारे में, जैसे उन्होंने कहा कि विश्वेश्वराय जी ने जो है कि एक तरीके के कैपिटलिस्ट यूएसए की तरह सब कुछ होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है कि लोगों के हाथ में डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, पावर जो चला जाए इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट के हाथों में। तो इन्होंने कहा कि देखिए सरकार को भी अहम भूमिका, सरकार को भी रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सरकार अगर नहीं रहेगी तो 1929 वाला जो ग्रेट डिप्रेशन देखा है ना, वही जो है कि उसी तरीके से उसकी स्थिति पैदा हो सकती है ना। ताकि जो कि कैपिटलिस्ट है वो लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। सरकार का मेन मोटिव होता है वेलफेयर, प्रॉफिट हो या ना, सरकार कहती है लोगों का कल्याण हो, लोगों का भला हो, है ना, ये बात। तो इन्होंने यही बात रखी, उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार को भी जो है कि बीच में रहना पड़ेगा, रोल ऑफ सरकार का जो भी स्टेट का इंपॉर्टेंट इन द इकोनॉमी, एंड डाउटेड द प्रूडेंस ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म। तो इन्होंने मार्केट मैकेनिज्म पे डाउट करा। इन्होंने जो है कि मार्केट मैकेनिज्म की, मार्केट मतलब कैपिटलिस्ट जो है कि जो मार्केट रन करेंगे उस पर इन्होंने उस मार्केट मैकेनिज्म पे इन्होंने जो है कि इन दोनों लोगों ने, हमारे श्री स्वर्गीय एमजी रनाडे जी और जो है कि दादा भाई नौरोजी जी, उन्होंने उस पर डाउट करा, है ना। दिस थिंकिंग वॉज फर्दर रीइंफोर्स्ड बाय द कीन्सियन। अब देखो ये जो है कि कीन्सियन आप सभी लोग जानते हो, 1929 का जो है कि डिप्रेशन हुआ तो कीन्सियन के पास लोग गए कि भैया बचाओ बचाओ बचाओ। तो कीन्सियन ने कहा क्या बात होगी, बोले इकोनॉमी फेल हो गई है। इकोनॉमी फेल हो गई तो उन्हें कैसे फेल हो गई, तो उन्होंने कही तो आप ही बताओगे सर जो है कि कैसे फेल हो गई, उसको कैसे रिवाइव करा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भैया इकोनॉमी में जो है कि आप एक तरफ से कैपिटलिस्ट, है ना, और एक तरफ से भाई लेबर, कैपिटलिस्ट ने दबा के लेबर लोगों को दबा के जोता, उसके बाद क्या करा, अपने पास सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। इनके पास तो पैसे नहीं छोड़ा। अब इनको ये नहीं पता कि इनके पास पैसा है तभी तो ये लोग डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ की, तभी तो इनका प्रोडक्ट बन रहा है या बिक रहा है ना, बिकेगा तभी बनेगा। तो जब इन्होंने इसके पास पैसे नहीं छोड़ा है, जो आम जनता के पास पैसा छोड़ा ही नहीं है, सारा पैसा अपने पास रख लिया है, तो ये डिमांड कैसे भाई जो है कि वो एक तरीके से कर पाएंगे। अब जो डिमांड कर ही नहीं पाएंगे तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगा फैक्ट्री में, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो फिर लोग निकाले जाएंगे फैक्ट्री से, उनका फिर वहाँ पर क्या काम होगा। अब उनका जब कोई काम नहीं होगा तब जो है कि अब निकालें तो उनका फर्दर पैसा नहीं आएगा, फर्दर डिमांड नहीं होगी, साइकिल चलती रहेगी, विशेष सर्कल बन जाएगा। अब वही डिप्रेशन हो गई है। तो एक ही तरीका है कि इकॉनमी रिवाइव करे कि इन लोगों की जेब में आए पैसा, तो ये कीन्सन वाली बात। तो उन्होंने कहा कि अब पैसा कौन डालेगी, गवर्नमेंट। तो यानी कीन्सन ने कहा कि गवर्नमेंट को बीच में आना ही आना पड़ेगा। और वही बात ये लोग भी कह रहे थे, वही बात एमजी रनाडे जी ने और दादा भाई नौरोजी जी ने कही कि भैया स्टेट को भी जो है कि आना ही आना पड़ेगा, स्टेट के बिना काम नहीं चलेगा, स्टेट अगर हट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए जो कि इन्होंने तो वही कीन्सन वाली बात कही थी कि कीन्सन ने कहा था आइडियाज इन द वेक ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन को जगाने के लिए जो कीन्सन ने बात कही थी यूएसए में, वही बात इन लोगों ने कही। कांग्रेस प्लान, अब देखिए कांग्रेस प्लान जो है कि ये सुभाष चंद्र बोस जी है और जो है कि किसके नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस प्लान आया था 1938 में। कांग्रेस प्लान ने क्या बात कही थी, पहले तो हम पढ़ते हैं कि इट वॉज ऑन द इनिशिएटिव ऑफ आपके जो कि प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस जी, है ना,
एंड द नेशनल प्लानिंग कमेटी एनपीसी, है ना, ये जो है कि एक इनिशिएटिव था सुभाष चंद्र बोस जी का और नेशनल प्लानिंग कमीशन का, सेटअप इन अक्टूबर 1938 और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये जो है कि चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू के उसमें जो है कि हुआ। और उसके बाद जो टू वर्क आउट कंक्रीट प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट इनकम्पासिंग ऑल मेजर एरियाज ऑफ इकोनॉमी, तो वही जो है कि जितने मेजर एरिया है इकोनॉमी में, है ना, उसके डेवलपमेंट के बारे में ये जो है कांग्रेस प्लान बनाया गया था। ये सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप देख लीजिएगा कि इसमें इसके जो मेन की पॉइंट्स हैं आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो है कि ये पूछे जाएंगे, है ना, मुझे मालूम है ये बात, क्योंकि जो है कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। आपसे जो है कि थ्योरेटिकल तो है कि एक तरीके से ऑब्जेक्टिव में लाना मुश्किल हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, लेकिन ये चीज़ें बहुत जल्दी आपने पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो नेशनल जो आपकी जो कांग्रेस प्लानिंग जो आपकी थी, है ना, यहाँ पर कांग्रेस प्लानिंग नेशनल की बात आती कि नेशनल पार्टी है ये, लेकिन आप जो है कि इतना आती कांग्रेस प्लान 1938, है ना। तो यहाँ पर जो है कि 15 मेंबर थे, 29 जो है कि सब कमेटी थी, सब कमेटी 29 सब कमेटी, नोट कर लीजिएगा 29 सब कमेटीज थी, टोटल जो है कि 350, ये आपकी सब कमेटी 350 मेंबर टोटल, ये आपके टोटल मेंबर थे 350, और 15 जो थे आपके मेंबर थे, 15 क्या थे, मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, है ना। उसके बाद इन्होंने 29 वॉल्यूम मानते हो, वॉल्यूम कोई देखते हो आप, कोई बुक्स होती है तो उसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 होता है, तो वॉल्यूम मतलब उन्होंने वहां पर 29 वॉल्यूम बनाए, जिसमें कि क्या था, रिकमेंडेशन थी कि इंडियन इकोनॉमी को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से प्लानिंग के रिकमेंडेशन थे, उसमें क्या थे, प्लानिंग के रिकमेंडेशन थे 29 वॉल्यूम में। इंपॉर्टेंस ऑफ एनपीसी लाइज नॉट सो मच इन दीज रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट थी उसमें जो है कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस लाई नहीं कर रहा था। वाइड इंटरेस्ट इन क्रिएटेड थ्रू आउट द कंट्री फॉर कोऑर्डिनेशन प्लानिंग एज द ओनली मीन्स ब्रिंगिंग अबाउट रैपिड इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इट्स एम्फेसिस ऑन द नीड फॉर ब्रिंगिंग फंडामेंटल चेंजेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक, ये सारी बातें यहाँ पर करेंगे कि जो फंडामेंटल चेंजेस होने चाहिए, सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बदलाव होने चाहिए, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड पे ध्यान देना चाहिए कि लिविंग स्टैंडर्ड कैसा क्या रहा है लोगों का, है ना, वो सारी यहाँ पर इन्होंने बात करी थी यहाँ पर। और जो है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी सबमिटेड द रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग, इन बातों पर रिपोर्ट सबमिट करी गई थी, कौन कौन सी, इकोनॉमिक पॉलिसी, सेंट्रल प्लानिंग, सरकार जो है कि किस तरीके से क्या प्लानिंग करी उसकी क्या प्लानिंग होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ तो हो ही, मान लो कि भाई कैपिटलिस्ट फैक्ट्रीज वगैरह बढ़े, लेकिन डेवलपमेंट मतलब समाज का भी कल्याण हो साथ साथ में, है ना, तो उसकी यहाँ पर बात की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करी, लेबर लॉज एंड लेजिस्लेशन, मान लो कि भैया जो है कि मान लो डेवलपमेंट होगा, प्लानिंग होगी, फैक्ट्रीज लगेंगी, वहाँ लेबर लगेगी, अब लेबर का भाई एक्सप्लॉयटेशन कहीं हो रहा हो वहाँ पे, लेबर का मान लो कि भाई उससे जो है कि बेज कम उन्हें दी जा रही, काम से ज़्यादा लिया जा रहा है, तो वो तो एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हो गया ना। अगर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो फिर एक टाइम पे इकोनॉमी फेल कर जाएगी, तो इसीलिए क्या है, लेबर की भी कुछ राइट्स होने चाहिए, तो लेबर लॉ बनाएगा यहाँ पर, है ना। रूरल डेवलपमेंट, कॉटेज इंडस्ट्रीज, पब्लिक फाइनेंस, तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है कि किसमें आएंगी, आपकी कांग्रेस प्लान जो है कि 1938 की जो है कि ये सारी बातें हैं, जिसमें कि उसमें उन्होंने रखा है ना। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड, ये देखिए एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड, इसके क्या फीचर्स थे, इसकी क्या महत्वता नहीं, है ना, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा देख लीजिएगा, 1-2 स्लाइड है। एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड इन अक्टूबर 1946, अक्टूबर जो है कि 1946 में, टू रिव्यू द प्लानिंग को देखने के लिए ऑलरेडी बिन डन इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, सरकार भारत सरकार उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी, वही जो है कि कुल मिला के, तो उसके द्वारा जो है कि क्या करा गया था, रिव्यू द प्लानिंग दैट हैड बीन ऑलरेडी डन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो जो वही सब देख रही थी प्लानिंग कैसे क्या है क्या नहीं है ना, और वो प्लानिंग अपने फेवर में करते थे, कुल मिला के जो भी प्लान है उसका निचोड़ अपने ही फेवर में करते थे, उसका उनको बेनिफिट हो, इस तरीके का, है ना। द वर्क ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमेटी एंड अदर प्लान्स एंड प्रपोजल फॉर द प्लानिंग एंड टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर मशीनरी ऑफ प्लानिंग एंड ऑल्सो in regard to objective and priorities. The board strongly recommended creation of a single compact authoritative organization. इन्होंने कहा कि एक सिंगल कम्पैक्ट जो है कि ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली टू द कैबिनेट. दिस वॉज एन एम्पैथेटिक एडवाइस फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमीशन सिमिलर टू फिक्की. फिक्की ने क्या कहा था कि जो है कि भैया, फिक्की ने कहा था कि जो है कि एक प्लानिंग जो है कि भाई, जैसे कि विश्वेश्वराय जी ने कहा था कि प्लानिंग होनी चाहिए, तो फिक्की ने कहा कि बिल्कुल होनी चाहिए, है ना। वो पीछे पड़ गए थे कि जो है कि बिना प्लानिंग के तो काम ही नहीं चलेगा, नेसेसरी है, जरूरी है बहुत ज़्यादा, आपने जो पढ़ा। तो ये भी इनका भी कहना था कि प्लानिंग जो है कि बहुत ज़रूरी है,
और इन्होंने वो सारी बातें कही थी कि भैया जो कि सिंगल कॉम्पैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, है ना, जो कि रिस्पॉन्सिबल क्या हो कैबिनेट की। जैसे मान लो कि कैबिनेट कोई फैसला ले, अब फैसला कल को जो है कि मान लो सपोज मान लो पब्लिक को अच्छा नहीं लगा, पब्लिक ने कह दिया गलत साबित कर दिया उसको, तो पब्लिक जो है कि किससे जो है कि तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो ये उन्होंने कहा कि एक ऐसे सिंगल कॉम्पैक्ट अथॉरिटिव जो है कि ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि इसकी जिम्मेदार, जो कि जवाबदेही जो दे सके, है ना, जिसकी जवाबदेही हो। द बोर्ड इन इट्स रिपोर्ट जनवरी 1947 में, ये बात समझिएगा, एम्पैथेटिकली एक्सप्रेस्ड द ओपिनियन दैट द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैन ओनली टेक प्लेस। इन्होंने कहा कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इनका प्रॉपर डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब ए पॉलिटिकल यूनिट्स वेदर इन द प्रोविंसेस और स्टेट्स एग्री टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद कॉमन प्लान। इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री जो है उसमें ग्रोथ तभी हो सकती है जब पॉलिटिकल यूनिट है वो भी एग्री करे इन द प्रोविंसेस और स्टेट में सरकार में जो सरकारी जो मान लो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह है वो भी एग्री करे टू वर्क इन अकॉर्डेंस इन कॉमन प्लान। कि अगर मान लो सपोज ये इधर तो मान लो ग्रोथ और डेवलपमेंट मान लो ये हो रहा है, ये मान लो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अपोजिशन पार्टी कह रही है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो पब्लिक में भी जाकर के उनके कान भर रही है कि जो है कि भैया ये गलत है, ये चीज़ नहीं, ये तो तुम लोगों को चुतिया बना के जो है कि लगाए देना यहाँ पे काम पे, और जो है कि वो काम जो है कि वो बेकार है ना, आपको वहाँ पे आपका मेहनत ज़्यादा ली जाएगी, पैसा दिया नहीं जाएगा, इससे बढ़िया अपनी खेती करो आप, है ना। तो जब ऐसे ही एक ही देश में एक ही घर में जब ऐसे दो लोग होंगे, है ना, जो एक की टांग पकड़ खींचेगा एक उसको बाद, तो क्या होगा वहाँ पर वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगी, इफेक्टिवली वो वर्क नहीं कर पाएगी, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया आप ऐसे समझिएगा कि इन्होंने कहा कि ये जो इसने कहा कि एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड, इन्होंने कहा कि अगर जो है कि प्लानिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन का या मान लो कि स्केल अप तभी हो पाएगा जब पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना वो भी जो है कि सेम वे में जो कि आकर के काम करें, वो अपोजिट वगैरह उसका ना खड़ा करें, तमाशा ना उसका बनाए, है ना, अपोजिशन बन के एक तरीके से खड़ी ना हो। तो इन्होंने कुल मिला के ये बात कही। आई होप आपके बात दिमाग में चली गई होगी, क्योंकि इसी तरीके से आप समझो थ्योरेटिकल पढ़ोगे तो आपको नहीं, आप अपने आप पढ़ोगे, तो शुद्ध भाषा में आपको समझा देता हूँ। द बॉम्बे प्लान 1944, ये थे कैपिटलिस्ट लोग, है ना। द बॉम्बे प्लान वाज पॉपुलर टाइटल अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। बॉम्बे प्लान का जो टाइटल था वो टाइटल था अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। सीधी बात, ये क्या है, अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, है ना। प्लान फॉर कर दो, प्लान ऑफ कर दो ना। विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय इंडियाज लीडिंग कैपिटलिस्ट, ये जो है कि जो कैपिटलिस्ट थे मेन, है ना, जैसे कि आपके जीआरडी टाटा हो गए हैं, बिरला, टाटा बिरला नाम सुना होगा, बचपन से नाम सुनते आ रहे होगे ना, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लाल भाई, एडी शराफ, आदेशित दलाल एंड जॉन मिथाई, है ना। जॉन मिथाई तो बहुत फेमस, आपने नाम सुना होगा, पेपर वन में भी है ना, जॉन मिथाई कमेटी। द प्लान वाज पब्लिश इन 1944-45, यानी देश आज़ाद होने से पहले 1944 और 45 में जो है कि ये बॉम्बे प्लान आया था, जो कि किनका प्लान था, कैपिटलिस्ट लोगों का प्लान था। और इस प्लान को क्या कहा गया, द बॉम्बे प्लान, ये अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। तो ये भी चीज़ जो है कि आप समझ लीजिएगा। की प्रिंसिपल ऑफ बॉम्बे प्लान क्या थे, द इकोनॉमी कुड नॉट ग्रो विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रेगुलेशन। अब आप तो ये तो सरवाई वाली बात, हाँ बिल्कुल यही बात थी। तो ये तो पूछा जाएगा आपसे कि क्या सिमिलरिटीज़ थी, है ना। तो यहाँ पर बॉम्बे प्लान ने भी यही कहा। और जो है कि दादा भाई नारोजी, है ना, दादा भाई नारोजी, आपने देखा नहीं पीछे, ये देखो ये कौन है, ये लोग कहाँ पर, ये दादा भाई नौरोजी ने, है ना, और एमजी रनाडे जी ने, इन्होंने भी कहा कि स्टेट जो है कि ज़रूरी है, रोल ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमी, है ना, होना चाहिए। और उन्होंने मार्केट के उस पर डाउट करा था। तो वही बात जो है कि इन्होंने कही थी। तो इनकी बातें और जो बॉम्बे प्लान के लोगों की बातें आपस में मिलती जुलती हैं। अब आप कहो सर ये तो कैपिटलिस्ट है, तब भी कह रहे हैं सरकार को होना चाहिए। भाई ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार के बिना जो है कि ये लोग भी इतना मोटा पैसा कैसे क्या इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। हालांकि इनका पैसा है, लेकिन सरकार भी, मान लो कि सरकार रुकावट लगा दे उसमें, ये अपना कोई प्लान लॉन्च करे तो सरकार रुकावट लगा दे। तो इनका कहना सरकार को संग साथ में मिलकर के काम करना पड़ेगा हमारे, है ना। तो इनका कहना मतलब ये है, तात्पर्य इनका कहना है कि विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय इंडिया लीडिंग कैपिटल। ये यहाँ पर कह रहे हैं, कहाँ पर बात चल रही थी, लिखा कहाँ था, अच्छा ये आगे लिखा था। इनका कहने का मतलब है कि
इकोनॉमी कुड नॉट ग्रो विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रेगुलेशन। बिना सरकार के इंटरवेंशन या रेगुलेशन के इकोनॉमी नहीं चल सकती है। अंडर द अजम्पशन दैट फ्लडिंग इंडियन इंडस्ट्रीज वुड नॉट बी एबल टू complete a free market economy, the plan proposed that the future government project indigenous industries against foreign competition in local market। तो इनका यही कहना था कि जो एक अंडर द अजम्पशन दैट फ्लडिंग इंडियन इंडस्ट्री वुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। इनका कहना था कि जो भी इंडस्ट्रीज हमारी हैं है ना, वो जो है कि एक तरीके से मान लो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगी है ना फ्री मार्केट इकोनॉमी में, जब तक जो सरकार जो है कि मान लो एक तरीके से साफ ठोंका नहीं देती है। अंडर साइलेंट पॉइंट ऑफ बॉम्बे प्लान वर एन एक्टिव रोल बाय गवर्नमेंट इन डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड प्लानिंग इक्विटेबल ग्रोथ। ये समझ लो बात। अंडर नहीं, अदर साइलेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉम्बे प्लान क्या थे? एक्टिव रोल बाय गवर्नमेंट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। इन डेफिसिट फाइनेंस, मैंने पहले ही बात बताई थी कि मान लो इनका जितना पैसा नहीं, सरकार की भी मदद चाहिए इनको, तो जहाँ पर उनको घाटा हो जाए तो वहाँ पे तो सरकार उनको पैसा दे, ये वाली बात होनी चाहिए। प्लानिंग इक्विटेबल ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास वाली ये बात कर रहे हैं है ना। ट्रांजिशन फ्रॉम एन एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी, तो बिना सरकार के तो भाई सरकार जब कहेगी कि हाँ जय जवान जय किसान, और हमारा किसान जो है कि इंडस्ट्री में भी काम करेगा है ना, सरकार जब ये बात कहेगी तभी जो है कि मान लो कोई हर व्यक्ति समझदार होता है, लाला आदमी कोई बड़ा इंडस्ट्री ला के कहे कि नहीं खेती बाड़ी छोड़ो काम करो जाके, तो किसान आदमी नहीं समझेगा। लेकिन अगर मान लो कि गवर्नमेंट खुद कहे कि हाँ ये भी आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ है, आप ये भी करो, तो किसान आदमी को लगेगा कि हाँ सरकार में फ़ायदे की बात करती है, क्योंकि सरकारी मान लो गल्ला पानी भी फ्री देती है मान लो जो मुश्किल के टाइम पे, तो सरकार की बात मानेंगे है ना। The establishment of critical industries at public sector, the establishment of critical industries at public sector enterprises while simultaneously ensuring the market for output through plant purchases। तो ये सारी बातें हुई थी आपके जो है कि बॉम्बे प्लान में। The issue of agrarian restructuring, evolution of all intermediaries, the issue of agrarian restructuring, evolution of all intermediaries, that is जमींदारी evolution। भैया जब ये लोग लेबर लोग जो है कि चले जाएंगे कहाँ इंडस्ट्रीज में, तो जमींदार लोग फिर क्या करेंगे बताओ, कैसे क्या जमींदारी करेंगे। जमींदारी का एवोल्यूशन हो रहा था, मिनिमम वेजेस वगैरह के लफड़ा हो गया था, क्योंकि अब जो है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर में जमींदार लोग दे रहे 100 रुपया बेज, मान लो फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम तो 10 रुपया बहुत बड़ी बात होती थी ना। अब लेकिन अब इंडस्ट्री में जाएंगे वहाँ मिल रहा 150 रुपया। अब तो जो लफड़ा यहाँ पर हो गया है कि जब लेबर करिए हम तो इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप यहाँ पैसा कम दे रहे हो। गारंटी ऑफ मिनिमम फेयर प्राइसेस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अब जो है मिनिमम फेयर प्राइसेस, मान लो कि पहले लेबर सस्ती मिल जाती थी तो उसका मान लो कोई कम्युनिटी का रेट 10 रुपया था, लेकिन अब क्या है कि अब लेबर सस्ती में तो उसका जो कि ये पैसा बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन सरकार ने कहा तुम 10 रुपये में बेचोगे, लेकिन इसकी अब तो लागत ही 12 रुपये आ रही है, तो इसका भी लफड़ा हो गया पूरा वहाँ पे है ना। कॉर्पोरेटिव क्रेडिट्स और मार्केट सपोर्ट्स, ये सब जो है कि इसमें जो है कि चेंजेस होने लगे। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर विच बोथ प्लान एग्रीड अपॉन द एम्फेसिस ऑन हैवी कैपिटल गुड्स एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। The Bombay plan had allocated 35% of its total plan outlay on the basic industries। मतलब जो है कि 35% जो है कि अपना टोटल प्लान का जो है कि जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं उस पर जो है कि इन्होंने लगा दिया है ना। ये वाली बात हुई कि 35% क्या है ऑफ इट्स टोटल प्लांट आउटले। आउटले समझ लो पैसा 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 है ना। तो पैसा जो है कि इन्होंने 35% क्या बेसिक इंडस्ट्रीज पे लगा दिया, और इधर ये काम करने लगा, उधर एग्रीकल्चर सेक्टर को दिक्कत होने लगी। साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ द एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज बट अ लो की अफेयर। साइमल्टेनियस मतलब एक उसी टाइम ये एक साथ जो भी है, डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज जो है भाई आपके डेली यूज के प्रोडक्ट इंडस्ट्री है तो बनने लगे है ना, बट अ लो की एज लो की अफेयर है ना, एज लो की अफेयर। प्रमोटिंग the medium scale, small scale and cottage industries as they could provide greater employment। जब ये इंडस्ट्रीज थी तो ये दबा के एम्प्लॉयमेंट देने लगी। एंड रिक्वायर लेसर कैपिटल एंड लोअर ऑर्डर ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी। अब मान लो ऐसा है, मान लो कि 10 फीट का गड्ढा करना है तो या तो ये मशीन से हो जाएगा फट से भाई, या तो मशीन से हो जाएगा और लेबर भी कर देगी, लेकिन लेबर थी बहुत दबा के ज़्यादा, मशीनरी की जरूरत नहीं, तो लेबर बढ़िया लगा लिखा ना, लेसर कैपिटल एंड लोअर ऑर्डर ऑफ प्लांट, मतलब जो लेसर कैपिटल लग रहा है ना, एज दे कुड प्रोवाइड ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट है ना, तो इसलिए जो है कि लेसर कैपिटल ऑफ सम एग्रीमेंट बिटवीन द एनपीसी एंड बॉम्बे प्लान विच अल्टीमेटली वेंट
टू मोल्ड द वेरी शेप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। कुछ एग्रीमेंट हुए नेशनल प्लानिंग कमीशन और बॉम्बे प्लान में, जिसने जो हमारी इकोनॉमी को पूरा मोल्ड कर दिया, चेंज कर दिया। द स्टेट टू प्ले एन एक्टिव रोल इन द इकोनॉमी थ्रू प्लानिंग। स्टेट क्या करने लगा, प्लान, कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, उसके बाद ये करो। बहुत बढ़िया बात, इंडस्ट्री लगा दी, अब जो है कि इंडस्ट्री एक और लगाओ, यहाँ लगाओ, अब यहाँ भी इंडस्ट्री लगा दी, कोई बात नहीं, अब माल यहाँ से लेकर के पहले यहाँ इनको बांटो, फिर यहाँ से इनको बांटो, यहाँ से रॉ मटेरियल ले लो, ये कर दो, है ना, यहाँ से यहाँ रोड बना दो, आपके जो है कि बढ़िया जो है कि ट्रांसपोर्ट आना जाना हो जाएगा। तो ये सब क्या कर रहे, सरकार कर रही थी। जब इनका जो कि एनपीसी का अब बॉम्बे का जो है कि टाइप हो गया। अब ये क्या है, बॉम्बे, ये बॉम्बे मतलब ये कैपिटलिस्ट लोग है, ये प्राइवेट लोग है, ये सरकार है। तो सरकार काम क्या हो गया, स्टेट टू प्ले एक्टिव रोल इन इकोनॉमी, है ना, एक्टिव रोल इन इकोनॉमी थ्रू प्लानिंग करके जो है कि सरकार प्लानिंग कर रही थी, कंट्रोल भी कर रही थी। सरकार का मेन काम ये प्लानिंग, कंट्रोलिंग, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ये सब काम है। कंट्रोलिंग एंड ओवरसीइंग द डिफरेंस एरियाज ऑफ द इकोनॉमी। अभी देख रही थी कौन सा एरिया पिछड़ा है, मान लो ये एरिया पिछड़ा है, ये बढ़िया है, तो सरकार कहेगी भैया यहाँ पर इंडस्ट्री खोलो, है ना, और उसको ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट करो बढ़िया, ताकि यहाँ भी डेवलपमेंट हो। तो सरकार इस तरीके से कह रही है। दैट इज द ट्रेड, इंडस्ट्री एंड बैंकिंग थ्रू आउट स्टेट ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर थ्रू डायरेक्ट एंड एक्सटेंसिव कंट्रोल ओवर देम। तो सरकार ने क्या करा कि जो बैंकिंग है वो अपने हाथ में ली, पैसे सब कुछ हो रहा है। अब पैसा ही मान लो अगर सरकार दे देगी कैपिटल लोगों के हाथ में, बैंकिंग सिस्टम ही दे देगी, फिर तो सरकार के पास भाई पैसा तो कहते हैं पैसा ही पावर है ना। तो ये सब चीज़ें अपने पास रखी उन्होंने कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोलिंग के लिए अपने पास रखी। इंडस्ट्री एंड बैंकिंग थ्रू द स्टेट ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर और थ्रू डायरेक्ट एंड एक्सटेंसिव कंट्रोल ओवर देम, है ना। लार्ज स्केल मेजर्स फॉर सोशल वेलफेयर टू बी बेस्ड ऑन इश्यूज लाइक राइट टू वर्क। देखिए ये चीज़ें, राइट टू वर्क, है ना, ये सरकार ने जो है कि बताया कि आपको जो है कि लार्ज स्केल मेजर्स फॉर सोशल वेलफेयर टू बी बेस्ड ऑन इश्यूज लाइक, ये आपका जो सोशल वेलफेयर, लार्ज स्केल मेजर्स फॉर सोशल वेलफेयर बेस्ड ऑन इश्यूज, है ना। तो ये जो इश्यू थे राइट टू वर्क की, हमें तो काम की जो है कि राइट अधिकार है, तो हमें जो है कि काम करने दीजिए। एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, और जो सब लोगों को रोजगार चाहिए। द गारंटी ऑफ मिनिमम बेस ग्रेटर स्टेट एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग, वाटर एंड सैनिटेशन, फ्री एजुकेशन, सोशल इंश्योरेंस, कवर एम्प्लॉयमेंट, सब सारे सरकारी काम थे, है ना, कि सरकार को इनकी जिम्मेदारी लेनी है। प्रोविजन ऑफ यूटिलिटी सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, सब सरकारी काम होते हैं। तो सरकार ने जो है कि इनसे टाइप करा और ये अपने काम जो भी थे अपनी जिम्मेदारी अपनी ली कि ये काम जो है कि वो हम ही करेंगे। प्लानिंग विच कुड नॉट डू अवे विद ग्रॉस इनइक्वालिटीज थ्रू मेजर लाइक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, है ना। तो ये जो है कि एक जहाँ पे मान लो वेल्थ इकट्ठी हो जाएगी, तो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन में ऐसा हुआ था, इकोनॉमी फेल कर गई थी। तो वो सरकार जो है कि कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में रखेगी, अपने उसके बाद पावर रहेगा, बैंकिंग सिस्टम उसके पास रहेगा, पैसा उसके पास रहेगा, है ना। तो सारी चीज़ें वो क्या करेगी, कंट्रोल में रखेगी, है ना। वो ऐसा नहीं होने देगी वेल्थ को एक जगह अकोमोडेट हो जाने दो, बाद बाकी के लोगों का पैसा ना रहे, एक जगह वेल्थ अकोमोडेट हो गई, एक आदमी रईस बन गया, है ना। हालांकि ऐसा हो तो अभी भी रहा है, लेकिन वो 1929 का गैप बहुत ज़्यादा मान लो कि दौर जो था वो बहुत बुरा था एक तरीके से। मान लो आज की डेट में मान लो कुछ अमीर लोग हैं, लेकिन नीचे जो है कि मान लो कि कुल मिला के जो है कि व्यक्ति जो है कि परेशान है, लेकिन उतना परेशान नहीं है। परेशान तो आज भी बहुत आदमी है ना, परेशानी इन द सेंस वाली बात करूँ तो गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब है ना, तो उतना मान लो अब नहीं है, व्यक्ति गरीब है। गांधीयन, अब ये क्या गांधीयन प्लान जो है 1944 में गांधी जी ने, है ना, पुट करा था। 1944 में बॉम्बे प्लान भी आपका 40-45 में, गांधी प्लान भी आया। अब देखो जिस वजह से चाइना डेवलप कर गया, जो हम लोगों ने नहीं करा, हम लोगों ने एग्रीकल्चर को बढ़ावा नहीं दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन में बढ़ावा दिया, है ना, और इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना अच्छा नहीं काम कर पाया। लेकिन चीन ने जो है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में बढ़ावा ना देगा, उसको पता है अभी मेरे पास रिसोर्सेज, लैंड है, लेबर है, तो दबा के इनको यूज़ करो तभी ग्रोथ होगी। तो उसने वो काम करा था, एग्रीकल्चर उसने बढ़ावा दिया, तो उसको आज की डेट में अच्छा खासा ग्रो करके उसके बाद फिर उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन में बढ़ावा दिया। एग्रीकल्चर के बाद उसने जब उसकी मार्केट बन गई, जब लोगों के पास पैसा हो गया, तब उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया, ताकि अब इधर प्रोडक्ट बनेगा तो लोग खरीदेंगे। हम लोगों ने डायरेक्टली इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ावा दिया, लोग तो पहले ही गरीब थे जो खेती कर रहे थे, अब इधर माल बनाया, उधर बिके नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा हमारा फेल हो गया। लेकिन गांधी जी ने कहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस मत करो, उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर पे फोकस करो, लेकिन जो कि नहीं हुआ था, है ना। एग्रीकल्चर से लेबर हमने पढ़ा ना, एग्रीकल्चर से लेबर इंडस्ट्री में शिफ्ट करवाई गई, है ना। अब वो हमारी क्या थी, नॉन स्किल्ड लेबर थी, नॉन स्किल्ड,
एक तो वो बढ़िया वहाँ पे बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाई, है ना, और बहुत सारी समस्याएं, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बिका नहीं। तो ये है श्रीमान नारायण अग्रवाल फॉर्मुलेटेड द गांधीयन प्लान, है ना। गांधीयंस डिड नॉट एग्री विद द व्यूज ऑफ नेशनल प्लानिंग कमीशन और द बॉम्बे प्लान, particularly on issues like centralized planning, dominant role of state in the economy and the emphasis on industrialization, है ना। कि वो ये लोग गांधीयन जो लोग थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ावा पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के एम्फेसिस पे एग्री नहीं थे। उनका कहना था इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दो तो एग्रीकल्चर को, खेती को। उनका कहना था कि सरकार को भी इतना नहीं घुसना चाहिए और मार्केट थोड़ी हल्की फ्री छोड़नी चाहिए और खेती भी बढ़ावा देना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये था, ये गांधीयन प्लान और ये दिया था किसने, एस.एन. अग्रवाल ने, है ना, महात्मा गांधी, है ना, फॉर बेटर, उन्हीं की बातें इसमें लिखी थी एस.एन. अग्रवाल ने। फॉर गांधी द मशीनरी कमर्शलाइजेशन एंड सेंट्रलाइज स्टेट पावर वर कर्सेस फॉर मॉडर्न सिविलाइजेशन। बद्दुआ थे ये, समझ रहे हो आप। मशीनरी कमर्शलाइजेशन एंड सेंट्रलाइज स्टेट पावर, आप समझ रहे हो बात, समझो पहले। उसके बावजूद भी जो है कि प्लानिंग इस तरीके की नहीं करी गई, और जबकि इन्होंने जो महान व्यक्ति जिनका क्या कहें, है ना, नेतृत्व भाई, इन्होंने जो भी अपना निभाया था, काम करा था, तो उन्होंने ये बात कही थी, है ना। और फिर भी जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मान लो कि इंडियन इकोनॉमी गई, कोई बात नहीं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज द लेवल फॉर प्रमोटिंग कॉटेज एंड विलेज लेवल इंडस्ट्रीज, it was industrialization itself. Gandhi argued rather than inability to industrialize, which was the root cause of Indian poverty. इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, फिर से पढ़ लीजिए एक बारी, इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज द लेवल फॉर प्रोमोटिंग कॉटेज एंड विलेज लेवल इंडस्ट्रीज। कोई बात नहीं, ये जो है कि था, मतलब कॉटेज को, विलेज लेवल इंडस्ट्री को बढ़ावा देता है ना। इट वॉज इंडस्ट्रियलिज्म इटसेल्फ, ये अपने आप में इंडस्ट्रियलिज्म ही थी। गांधीयन आर्ग्यूड रादर देन द इनएबिलिटी टू इंडस्ट्रियलाइज विच वॉज द रूट कॉज ऑफ इंडियन पॉवर्टी, है ना, ये बात हो गई। उसके बाद आप देखिए, दिस वॉज अंटिल 1940 दैट कांग्रेस सपोर्टेड द अबव गिवन व्यू ऑफ गांधी टू मोबिलाइज द मास मूवमेंट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। 1940 तक जो है कांग्रेस ने क्या करा, सपोर्ट करा अबव गिवन व्यू, ये वाला व्यू जो है गांधी का व्यू जो है उसको सपोर्ट करा, है ना, टू मोबिलाइज अ मास मूवमेंट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। मतलब जो सरकार का जो, मतलब ब्रिटिश सरकार का जो रूल था, है ना, उसके विपक्ष के तरह जो है कि उन्होंने गांधी का ये स्टेटमेंट जो है कि यहाँ पर इस पर उन्होंने फोकस करा। अ प्लान आर्टिकुलेटेड डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ये तो मान लो था, मतलब डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी पावर जो है कि इन गरीब लोगों के हाथ में आए। फॉर इंडिया विद सेल्फ कंटेंट विलेजेस, विद सेल्फ कंटेंट मतलब जो है कि जिनके पास अपना खुद मान लो सेल्फ, अपना भरण पोषण करने के लिए मान लो जो भी है उनके पास चीज़ें हैं। प्लान लेड मोर एम्फेसिस, अब देखो जो मैं बात कर रहा था, प्लान लेड मोर एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर, प्लान ने एग्रीकल्चर पर ज़्यादा जोर दिया। बट इट वॉज इन नेशनल प्लानिंग कमीशन दैट कांग्रेस ट्राइड टू आर्टिकुलेट अ डिफरेंट व्यू ऑन दीज इश्यूज, ऑलमोस्ट टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम गांधीज आइडियाज। मतलब जो बात समझ लो कि लेकिन कांग्रेस ने जो है कि गांधी इनका जो आइडिया था उससे ब्रेक लेकर के, है ना, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोचा। भाई उस टाइम पे कांग्रेस की तो सरकार थी, है ना, और कांग्रेस सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जबकि बताया था गांधी जी ने कि जो है कि एग्रीकल्चर बढ़ावा देना चाहिए, है ना। तो यही वही बात लिखी है यहाँ पर। The NPC felt that large scale industry ought to promoted as long as it did not come into conflict with the cottage industry. उन्होंने कहा कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं उसको जो है प्रमोट होना चाहिए। तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, जैसे कॉटेज की जो विलेज लेवल इंडस्ट्री हैं, उनको, क्योंकि कॉटन का मतलब कॉटन की खेती होती है, अब वो प्रमोट होगी तो फार्मर को फायदा होगा। लेकिन इनका कहना ये था कि लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं, है ना, वो प्रमोट होनी चाहिए, जो कि एनपीसी कह रही थी, जो कि उस टाइम पे कांग्रेस सरकार कह रही थी। दिस वाज अ लॉन्ग ड्रॉन आइडियोलॉजिकल इम्पास विच मेड इट नेसेसरी टू आर्टिकुलेट द गांधीयन व्यू ऑफ प्लानिंग विया दिस प्लान, है ना। तो ये चीज़ें थी गांधीयन प्लान के और उनके बीच जो भी बातें थी, है ना। अब लेकिन लेक्चर जो कि मुझे लग रहा है कि हो गया है, 50 मिनट का हो गया है ना।
हम तब तक पीपल्स प्लान जो है कि कवर करेंगे, और ये बहुत ही व्यक्तित्व इनका अच्छा है। उसके बाद हम सर्वोदय प्लान नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। इनके बारे में अगर आप पढ़ लोगे तो आप कहोगे सर क्या लाइफ सीन की, है ना। ये हमारे जो है कि महानुभाव जो है कि रेडिकल ह्यूमनिस्ट लीडर एमन रॉय जी हैं। इन 1945 yet another plan was formulated by radical humanist leader एमन रॉय, चेयरमैन ऑफ द पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कम्युनिटी ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। ये कौन थे? चेयरमैन ऑफ द पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कम्युनिटी ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। दिस प्लान वॉज बेस्ड ऑन मार्क्सवादी, आप सुनते हो मार्क्सिस्ट। मार्क्स ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो है कि सरकार जो है कि सरकार को मेन रोल प्ले करना चाहिए ना, सरकार को जो है कि आना चाहिए, उनको सरकार को मेन रोल प्ले करना चाहिए ना। तो मार्क्स ने ये बात कही थी, है ना, सोशलिस्ट उसकी इकोनॉमिक बात कही थी। तो वही इन्होंने भी कहा कि द प्लान वॉज बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, ये सोशलिज्म एंड एडवोकेटेड द नीड फॉर प्रोवाइडिंग पीपल्स विद द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। इन्होंने कहा जो बेसिक नेसेसिटीज हैं पहले लोगों को वो मिले, प्लान जो है उसका बने कि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, रोटी कपड़ा मकान, कोई भूखा ना, है ना, एक तरीके से सोए, वो सारी इन्होंने बात कही थी, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर बोथ वर इक्वली हाईलाइटेड बाय द प्लान। इन्होंने ऐसा नहीं कहा, पहले क्या कहा गया था कि भैया जो है कि इंडस्ट्री को बूस्ट करो, गांधी प्लान ने कहा कि जो है कि एग्रीकल्चर को बूस्ट करो, इन्होंने कहा कि दोनों को बूस्ट करो, दोनों को आगे ले जाओ, है ना। तो ये बात उन्होंने कही इक्वली हाईलाइटेड होनी चाहिए, और ये भी बहुत सही तरीका था, है ना। द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऑफ यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ऑफ द मिड 19th यानी 20th सेंचुरी एंड दैट ऑफ यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस ऑफ द 2004 में आल्सो बी थॉट टू हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम 31st सेम प्लान। तो ये दोनों जो थे उन्होंने वो इस प्लान से इंस्पायर हुए थे। इनकी अगर लाइफ के बारे में मैंने पढ़ा, इनके बारे में मैंने कहा मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, मान लो कि जो हैं अच्छे जो पुराने हमारे जो है कि एक तरीके से जो महान व्यक्तित्व हुए, तो उनके बारे में मैं स्टडी करता हूँ। तो मैं ये पढ़ रहा था, तो यहाँ पर जो है कि ये हमारे जो है कि एमन रॉय जी हैं, है ना, और ये जो है कि उनकी वाइफ है ना। यहाँ पर इनका नाम है एलन गोटास्चेक, है ना, मुझे इनका नाम नहीं पता था, यहाँ से पता लगा, है ना। ये लोग जो है कि पहली बार जो है फर्स्ट मेट इन 1928 इन जर्मन अपोजिशन कम्युनिस्ट सर्किल। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मेरी बस जो बोल रहा हूँ पढ़िए, है ना। ये लोग पहली बार यहाँ पर मिले थे, है ना। तो ये लोग पहली बार मिले थे यहाँ पर, और जबकि ये इंडियन थे और ये मान लो फॉरेनर थी। इन्होंने कहा कि आई वॉज अट्रैक्टेड टू हिम बाय हिज रिमार्केबल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। अब आप समझिएगा, इंडियंस हैं, इंडियन मतलब कहते हैं कि आप लोग, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो ये सिलेबस में नहीं है, और जो है कि बस आपको जान लोगे, तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग कई बार जो है ना पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते हो, है ना। आप लोगों को यही नहीं मालूम कि आप क्या हो, आपके अंदर ताकत क्या, आप कहाँ के रहने वाले हो। आप इंडियन हो, आप इंडियन हो, आप इंडियन हो, इंडियन। ये बात अपने दिमाग में डालो कि आप आई एम इंडियन, है ना। आप इंडियन हो, आप फिजिकली भी स्ट्रांग हो, आप मेंटली भी स्ट्रांग हो, आप हर तरीके से सक्षम हो। बात ये समझो पहले। यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। इन्होंने ये बात कही कि इनकी इंटेलेक्चुअल, है ना। अब इन पे क्या बीती वो भी आप देखिए। उसके बावजूद भी जो है कि यहाँ पर इनका ये छपरा है, आज भी डाक खाने में आप जाओगे तो इनका ये छपरा है। इतने महान व्यक्ति भी अमर हो गए। आप कहोगे सर ऐसे कंडीशन में तो जो हर आदमी गिव अप कर देगा। ये देखिएगा, एमन रॉय हैड बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द कम्युनिटी इन 90, मतलब ये कोई कम्युनिटी थी, है ना, उससे निकाल दिए गए थे, है ना। आर्टिकल क्रिटिसाइजिंग सोवियत फॉरेन पॉलिसी के उन्होंने जो भी क्रिटिसाइज वगैरह करा उससे निकाल दिए गए थे, इसलिए 1930, है ना, डिसाइडेड टू रिटर्न इंडिया। तो इन्होंने कहा कि इंडिया वापस चले जाएं। आफ्टर बीइंग इन इंडिया अबाउट 6 months, है ना, रॉय वाज अरेस्टेड इन, ये अरेस्ट कर लिए गए थे 1931 में, ट्राइड फॉर सेवरल कंस्पिरेसी, है ना। अभी इसमें साफ समझ में दिख रहा है। कुल मिला के ये अरेस्ट हो गए थे और ये 12 साल के इम्प्रिजनमेंट के लिए भेज दिए गए थे। 12 साल के लिए अरेस्ट कर दिए गए।
तो उस टाइम पे जब फोन नहीं था, जब कोई भी आप वीडियो कॉल कर लेते हो, उस टाइम पर कितनी समस्याएं थी, है ना। उस टाइम पर कहते नहीं कि हर महान पुरुष के पीछे एक लेडीज का हाथ होता है। तो उस टाइम पर ये किताबें भेजा करती इनके लिए जेल में, जो जिस व्यक्ति के लिए 12 साल की जेल हो जाएगी तो आदमी तो उम्मीद ही छोड़ देगा। बात समझ रहे हो आप। तो उम्मीद नहीं छोड़ी, 12 साल तक इन्होंने लड़ाई लड़ी इनको बाहर जो है कि जेल से निकलवाने के लिए। मतलब 12 साल तक नहीं, आ तो पहले गए थे, लेकिन बहुत समय उन्होंने लड़ाई लड़ी इनको। वो आप यहाँ पर आगे दे रखा है ना। एलन डिड नॉट गिव अप, एलन ने गिव अप नहीं करा, है ना। ऑन रॉय इवन वाइल वॉज थाउजेंड ऑफ मील अवे, कि इन इंडिया की रॉय जो थे हजारों मील दूर थे इंडिया, वहां से इनके पास से हजारों मील दूर थे, इंडिया में थे, लेकिन एलन ने जो है गिव अप नहीं करा। मतलब ये समझो। और वो कहाँ थे? इन द जेल। वो कहाँ थे? इन द जेल थे, है ना। वॉट शी डिड फॉर रॉय, है ना। उन्होंने जो है कि रॉय के लिए क्या करा, एक तो मैं इसे थोड़ा पतला कर लेता हूँ। वॉट शी डिड फॉर रॉय देयर आफ्टर, जो है कि इज रिमार्केबल, कि जो इन्होंने करा रॉय के लिए वो रिमार्केबल है, यादगार है ना। सेल्फलेस, है ना, कहते हैं मतलब सेल्फलेस, मतलब अपने आप के बारे में भी नहीं सोचा, इतना जो है कि प्रेम एंड डेडिकेशन। देयर इज हार्डली अ पैरेलल टू हर सिंगल माइंडेड डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन टू टेक केयर ऑफ हर लवर इवन वाइल ही वॉज, है ना। ये मुझे साफ समझ इन्हें डिसेंट लंड, मतलब इतनी ऐसी परिस्थिति में थे इसके बावजूद, मतलब समझो पहले इन्होंने जो है कि इतना ज्यादा इनसे जो है कि इनको एक तरीके से केयर थी वहां से, मैं कह सकता हूं। आफ्टर द नाजी इन्फ्लुएंस बिगन ऑपरेशन जर्मनी फ्रांस, हर स्टे इन फ्रांस ड्यूरिंग दैट पीरियड वॉज पॉलिटिकली सेफ। एलन मेड ए लिविंग सेक्रेटरी एट ट्राई टू अटमोस्ट सिक्योर लेन। तो इन्होंने जो है कि वहां पर एक तरीके का उन्होंने काफी ज्यादा अलग अलग जहां जाकर के इन्होंने जो है कि रॉय को जेल से वापस ये छूटे, हैं ना, उसकी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है कि मशक्क़त करी, बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ समस्याएं, इनको समस्याओं का सामना करना पड़ा है। वाई इन फ्रांस एलन केम इन कॉन्टेस्ट विद, मैं फ़ोन में ही पढ़ लेता इससे, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। शी ट्रेवल टू ब्रिटेन टू सी लेबर पार्टी लीडर, है ना, टू डिस्कस विद जवाहरलाल नेहरू हु वॉज मेंबर ऑफ द रॉय डिफेंस कम्युनिटी। शी ऑल्सो ऑरिजिनेटेड हर इंटरनेशनल लेटर राइटिंग कंपेन टू, मतलब समझ लो क्या क्या करा इन्होंने। राइटिंग कंपेन डिमांडिंग द अर्ली रिलीज ऑफ एवन रॉय। जवाहरलाल नेहरू, है ना, अफ्रेडेड इंस्टेंट, पता नहीं क्या इसमें जो कि मतलब ये जवाहरलाल नेहरू से कहीं मिल रही हैं, कहीं लेटर लिख रही हैं किस तरीके से कि राय को छोड़ा जाए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इन फ्रांस एलन नाम पढ़ते हैं, मेड अ लिविंग बाय डूइंग मेंबर ऑफ सेक्रेटरी जॉब्स। शी हेल्प्ड फ्रांस सोवियत फ्रेंड, है ना, फ्रेंडशिप ग्रुप्स एंड वाज एन ऑर्गेनाइजर ऑफ द 1935 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस कल्चरल हेल्ड इन ड्यूरिंग 1996, है ना। ये कुछ चीजें हुई। एलन वर्क ऑर्गेनाइजिंग एंड, मतलब इन्होंने काफी कुछ उस दौरान जो है कि उस तरीके से काम करा, है ना। और उसके बाद जो कि फॉर जर्मन राइटर्स हु हैड टेकन रेफ्यूजी इन पेरिस वाइल रॉय वाज इन प्रिजन, है ना। एलन एंड रॉयज फ्रेंडशिप इन जर्मनी kept providing him books general which he wanted to read during jail. Aman Roy corresponded with the political leaders and Alan helped him greatly to the, आप समझ लो ये जेल में थे, इतनी दूरी हजारों माइल्स, एक माइल्स तो समझ रहे हो आप कितना किलोमीटर होता है, तो मतलब 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी ना कोई फ़ोन था ना कोई, कुल मिला के ये सारा ये समझ लो इन्होंने इनको सपोर्ट करा, है ना। इन्होंने जो है कि इनकी कुल मिला के ये जेल में चले गए तो 12 साल आदमी उम्मीद छोड़ देता है। तो वो अगर जवाहरलाल नेहरू पहुंचे जर्मनी तो वहाँ पे जाके उनसे मुलाकात करी कि कैसे ना कैसे इनको छुड़वाइए, है ना, ये निर्दोष हैं, कैसे ना कैसे जो है कि लेटर लिख रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, है ना, जो भी उस टाइम पे अंग्रेज का शासन था, जो भी था। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है कि चीज़ें हो रही हैं, है ना। इनको जो है कि बुक्स पढ़ने के लिए भी दी जा रही हैं कि जाके ये बुक्स पढ़ें, है ना, जो इनको चाहिए वो इनको बुक्स दे। तो कुल मिला के जो है कि ये ऐसे ही जो है कि यहाँ पर कहते नहीं इन्होंने, और ना इन्होंने उम्मीद कोई छोड़ी। समझो पहले जेल में कोई बंदा बुक्स पढ़ेगा, बताइए, जैसे जेल हो गई तो वो तो सब खत्म भैया, अब तो सब खत्म। अब तो जो है कि जेल हो गई, 12 साल जेल हो गई, अब तो कुछ होने ही नहीं है। बच्चे आजकल इसलिए पढ़ते हैं ना
कि उनको कुछ करना है। आप इसलिए पढ़िए ताकि आपको जानकारी हो, आप देश दुनिया के बारे में समझें, आप भी कुछ अपना हिस्सा, कुछ अपना कर सकें, उसमें योगदान कर सकें, देश की तरक्की में योगदान कर सकें, है ना। तो ये चीजें थी फिलहाल। टोटल ऑफ 177 बुक्स हैड रीच्ड हिम, 157 बुक पहुंची हैं, ऐसा समझो। पहले 157 बुकें कम नहीं होती हैं ना। तो इस कुल मिला के मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, इसमें आप उसको जाकर पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए भैया लेक्चर एंड करते, कुल मिला के ये समझिएगा स्टोरी इनकी आप स्टोरी पढ़िएगा, इनकी बायोग्राफी पढ़ लीजिएगा अमन रॉय जी की, है ना। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।